अंकित शादी करके अपनी बीवी को घर लेकर आता है। अंकित की माँ रमा अपनी बहू गोपी और बेटे की आरती उतारती है और दोनों घर के अंदर आते हैं। तभी गोपी कहती है, माँ जी, ये गहने बहुत भारी है, इसे आप ही रख दीजिए। हमारे पास रहेंगे तो कहीं भी गुम हो सकते हैं। हम चाहते हैं आप ये गहने अपने संदूक में संभाल कर रख दो। अरे वाह, ये होती है गांव की बहू। आए हाय बहू, तू तो मेरे लिए घर की लक्ष्मी है, लक्ष्मी। तेरे आते ही मेरा संदूक गहनों से भरने लगा। आज इतने सालों बाद मैं अपने संदूक में गहने रखूंगी। हाँ माँ जी, लीजिए ये गहने रख दीजिए, इन भारी भरकम गहनों को संभाल कर। क्या है ना, हमारा गला दुखने लग गया है ये भारी भरकम गहने पहनकर। अरे लाला बहू, जल्दी दे मुझे। अगर किसी ने देख लिया तो सबसे पहले चोरी करने की ही सोचेगा। क्या बात करती हो माँ जी, आपके यहाँ चोर भी है? हमरे गांव में कोनो चोर नहीं है। बस एक बार हमरे गांव में एक चोर आया था, इसको पकड़कर इतना मारे कि वो खुद चोर ही हमारे घर की रखवाली करने लग गया। गोपी रमा के हाथ में रख देती है। तभी उसके हाथ से जेवर गायब हो जाते हैं। अरे कहाँ गए जेवर? अभी तो मेरे हाथ में थे। अरे कहीं गिर तो नहीं गए? रमा जेवर ढूंढती रहती है और तभी उसकी पड़ोसन उसके घर आती है। अरे ओ रमा, ऐसे घूम घूम कर क्या ढूंढ रही है? गिर जाएगी। क्या बताऊं, अभी मेरे हाथ में इतने सारे जेवर थे, पता नहीं अभी कहाँ गायब हो गए। मेरी बहू का जेवर था, अगर कहीं गुम हो गया तो बहू को मैं क्या बोलूंगी? कहाँ रख दिया मैंने जेवर? पागल हो गई है क्या? जेवर कहाँ है तेरे पास? और ये बहू का क्या चक्कर है? तेरी बहू अभी तक आई ही नहीं है। भला वो अभी कैसे आ सकती है? उसी के स्वागत के लिए तो मैं आई हूँ, और आकर देखा तो तू इधर उधर कुछ ढूंढ रही है। अच्छा, मतलब मैं सपना देख रही थी। अरे शांति, अभी से मुझे गहनों के सपने आने लगे। वैसे मैंने सुना है सच्चे मन से देखा हुआ सपना सच होता है। ओहो, क्या बात है, गहने मिलेंगे मुझे, गहने। ज्यादा मत सोच और ना ही ख्यालों में उड़ा कर। पता नहीं कब तू ऊपर से नीचे टपके। अरे नहीं, मेरी बहू गांव से है और तुझे तो पता ही है गांव की लड़कियां कितनी सीधी सादी होती हैं। अच्छा, गांव की बहू लेकर आ रही है। सही है, सीधी सादी बहू लाकर सारे गहने तू ही रख लेगी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, उसका गहना उसका ही रहेगा, बस पास में मैं अपने रखूंगी। चल अब बहुत देख लिया सपना, बहू आने ही वाली होगी, उसकी तैयारी करते हैं। बहू के आने की तैयारियों में रमा और उसकी पड़ोसन लग जाती हैं। कुछ देर में बहू आ जाती है और रमा उसका स्वागत करती है और अपनी बहू से कहती है, अरे वाह बहू, क्या खूबसूरत गहने पहनी हो। देखकर तो लग रहा है बहुत महंगा है। बहू, ये हार देखकर तो लग रहा है हीरो का हार है। आपको लग रहा है? अरे माँ जी, ये लग नहीं रहा है, सच में हीरो का हार है। बहुत महंगा हार है, हर कोई खरीद नहीं सकता इतना महंगा। अच्छा बहू, तू कुछ भूल तो नहीं रही है? नहीं तो, हमको नहीं लगता कि हम कुछ भूल रहे हैं। ठीक है माँ जी, क्या अब हम सोने जा सकते हैं? अरे बहू, मुझे गहने तो देख लेने दे। माँ, अगर आपका गहना देखना हो गया हो तो क्या हम सोने जा सकते हैं? बहुत थक गए हैं हम, कल बात करेंगे आपसे। हाँ बेटा, बहू को लेकर अंदर जाओ। क्या रमा, तू भी? अभी तो ये दोनों थक हारे आए हैं, तुझे भी अभी ही देखना है हार और ये जेवर। वाह, तू मेरी तरफ से बोल नहीं सकती थी कि बहू अपना भारी भरकम हार अपनी सास को दे दे। तुझसे खो खा गया तो क्या करेगी? अरे ओ पागल, तेरी बहू अब तेरे ही घर में रहेगी ना। जब मन करेगा तू अपनी बहू का हार उसी से ले लेना। मना तो करेगी नहीं तुझे वैसे भी। जब तू उसे मुंह दिखाई में 9 लाख का हार देगी ना, तो वो खुश होकर तुझे अपने सारे जेवर दे देगी। आए हाय, तेरे मुंह में घी शक्कर। जैसा तू बोल रही है सब कुछ वैसा ही हो। ठीक है, फिर मैं अभी चलती हूँ, कल की तैयारी के लिए आती हूँ। वैसे तूने अपने मोहल्ले में सभी औरतों को बुला तो लिया है ना? अरे हाँ, उसकी फिक्र मत कर। मैंने पूरे मोहल्ले को निमंत्रण पत्र दे दिया है अपनी सुंदर सी बहू के मुंह दिखाई के लिए। पड़ोसन भी अपने घर चली जाती है और अगले दिन सुबह सुबह रमा और पड़ोसन अपना घर फूलों से सजाती हैं। और फिर गोपी सज धज कर रसोई में जाती है और वो रमा से बोलती है, माँ जी, आज हमारा इस घर में दूसरा दिन है और आज हमारी पहली रसोई है, तो आज आप हम सबको उपहार देंगी ना? वो काय है ना, हमको फोटो खींचकर अपने दोस्तों को भेजनी है गांव में।
अच्छा, तो तुमको गहने की फोटो खींचना है। ठीक है, हम अभी ला कर देते हैं। वैसे तुम्हारा हीरो का हार कहाँ है, वो क्यों नहीं पहन रही हो? माँ जी, वो हमारी शादी में किसी ने वो हार देखा था, इसीलिए हम सबको दिखाना चाहते हैं कि हमारी सासू माँ हमसे कितना प्यार करती है और हमारे लिए कितना महंगा गिफ्ट लाई है। देख रमा, तेरी बहू तेरी इज्जत बढ़ाने के लिए क्या कुछ कर रही है। अब तू बहू को वो 9 लाख का हार दे ही दे। क्या 9 लाख का हार? अरे मोरी मैया, हम तो आपके फैन हो गए सासू माँ। आपने हमारी इज्जत रख ली। हमने अपने दोस्तों को बताया था। क्या बताया था अपने दोस्तों को? हमको भी बताओ। हमने उनको कहा था कि जितना महंगा हार हमारे घर वाले दिए हैं ना, उससे भी महंगा हार हमारी सासू माँ देंगी। अब आप हमको सच में इतना महंगा हार दे रही है, ये सोचकर ही हम फूले नहीं समा पा रहे। रमा, अब तू बहू को वो हार दे ही दे। देख कितना खुश हो रही है। हाँ, अभी ला कर देती हूँ, लेकिन बहू अपनी पहली रसोई तो पूरी कर ले, फिर तेरी कल मुंह दिखाई भी करनी है। रमा की बात सुनकर गोपी जल्दी से जाकर हलवा बनाती है और फिर रमा उपहार में उसे हार देती है। ऐसे ही करते हुए 6 दिन गुजर गए थे, कुछ पता ही नहीं चला। अचानक से 7वें दिन गोपी अपनी सास से झगड़ा करते हुए बोलती है, माँ जी, हमको ये बताइए कि ये हार हमको नकली दिए हो ना? अगर आप असली हार नहीं दे सकती तो काहे का नकली दिए हो? तुम्हें किसने कह दिया कि ये हार नकली है? अरे मेरी सास ने मुझे दिया था और मैंने तुमको दिया, तो उस जमाने का हार है ये। तो बताओ कैसे ये नकली हुआ? हमको कुछ नहीं पता। हमारे एक दोस्त बोल रही थी, ऐसा हार जिसमें चमक ही नहीं, ये तो पक्का नकली हार है। अगर असली होता तो पक्का इस हार में चमक होती। अरे ऐसा नहीं है। अगर तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है तो जाओ सोनार के पास जाकर उनको दिखाओ और पूछो क्या ये नकली है या असली। हाँ, हम यही करने वाले हैं। अभी जाते हैं सोनार के पास और जाकर देखते हैं हमरे बाबा ने ही महंगा हार दिया या आपने। अकेली मत जाओ, अंकित को भी साथ लेकर जाओ बहू। अगर इतना महंगा हार कहीं खो गया तो कहाँ बनवाते फिरेंगे दोबारा। माँ जी, आपके पास तो बहुत गहने हैं, आपको फिक्र करने की क्या जरूरत है? अरे गहने हैं तो क्या इस गहने को हाथ से जाने दूं? बहू को आए 7 दिन भी नहीं हुए और गहनों को लेकर मुझे ही झूठा बोल रही है। रमा की बात सुनकर गोपी मुंह बनाते हुए उसे हार को अपने सभी महंगी चीजों को लेकर चुपके से निकल जाती है। कुछ देर बाद अंकित और रमा बातें कर रहे थे, तभी हाफती उसकी पड़ोसन उसके घर आकर बोलती है, अरे अरे रमा, भाग गई तेरी बहू। अरे भाग गई, तेरा गहना लेकर किसी लड़के के साथ भाग गई। क्या बकवास कर रही है? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? मेरी बहू तो अभी सोनार के पास गई है मेरा दिया हुआ हार दिखाने। तुझे शायद कोई गलतफहमी हुई है। अरे रमा, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। वो तेरी बहू है, मैं अच्छे से पहचानती हूँ उसे। अरे नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। अरे अंकित, उसके मायके फोन कर, पूछ जरा उनसे कि उनके घर गई है क्या। अरे रमा, होश में आ। तेरी बहू को आए हुए 7 दिन भी नहीं हुए थे और वो भाग गई तेरे जेवर लेकर। बस 7 दिन की ही बहू थी वो। अरे अंकित, जल्दी फोन घुमा उसके गांव और पूछ लड़की का कोई चक्कर वक्कर तो नहीं था ना। अंकित गांव में फोन करके सब बातों का पता लगाता है और अपनी माँ को बोलता है, माँ, चाची सही बोल रही थी। आपकी 7 दिन की बहू लड़के के साथ भाग गई, चक्कर चल रहा था उसका। अब भुगतो। गांव की बहू बहुत सीधी होती है ना, भाग गई ना अपने आशिक के साथ। रमा पछताते हुए अपने सर पर हाथ रखती है। कहते हैं ना, लालच बुरी बला है, बला से दूर रहें। लेकिन रमा ने तो बला को ही गले लगा लिया। राघव एक मंदिर में पुजारी था। राघव की बचपन से ही भगवान में बहुत आस्था थी, जिसके चलते वो अपने पिता के साथ मंदिर में बैठा करता था और समय के साथ वो भी पंडिताई करना शुरू कर देता है। राघव शादी करके अपनी नई नवेली पत्नी गीता को अपने घर लेकर आता है। गीता राघव के छोटे से घर को देखकर हैरान रह जाती है और उससे कहती है, सच बताइए पंडित जी, ये छोटा सा घर आपका ही है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हाँ गीता, ये मेरा ही घर है, मैं यहीं रहता हूँ। लेकिन मुझे ये घर उन लोगों ने दिया है जिनके मंदिर में मैं पुजारी हूँ। बाकी मेरा अपना घर गांव में है। लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? अच्छा, तो साफ साफ ये बोलिए ना कि ये घर भी आपका नहीं है, बल्कि आपको दान में मिला है मंदिर में पूजा करने के चलते, क्योंकि आप उनके मंदिर के पुजारी जो हो।
हाँ, तुम ये कह सकती हो, लेकिन तुम मुझे इस बात का ताना क्यों मार रही हो? वो इसीलिए क्योंकि आपका हाल उस कहावत की तरह हो गया है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। मैंने सुना था कि आप बहुत बड़े पंडित हैं, आपका अच्छा खासा बड़ा घर होगा, नौकर चाकर होंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई, मंदिर के पुजारी पंडित से शादी करके क्या क्या सोच कर घर से आई थी, लेकिन मेरे तो सारे सपने ही टूट गए। गीता इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है। राघव और गीता के बीच में शादी से पहले दिन से ही तनाव हो जाता है। अगले दिन राघव सुबह के 4 बजे उठकर नहा धोकर अपने घर के मंदिर में पूजा करना शुरू कर देता है। मंदिर की घंटियों से गीता की आंख खुल जाती है और वो नीचे आती है। पूजा को बीच में ही रोककर राघव से कहती है, आप ये क्या कर रहे हैं? अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और आप है कि सर पर मंदिर की घंटियां बजा रहे हैं। ये क्या तरीका है आपका? अब आप मुझे चैन से सोते हुए भी नहीं देख सकते क्या? गीता, तुम ये क्या कह रही हो? अरे तुम ये क्यों भूल रही हो कि तुम्हारा पति मंदिर का पुजारी है और मैं अपना काम ही कर रहा हूँ। मंदिर खोलने का समय हो गया है। अगर मैं पूजा नहीं करूँगा तो मंदिर कैसे जाऊँगा? और अगर तुम्हें मेरे पुजारी होने से इतनी परेशानी थी तो शादी के लिए हाँ क्यों की तुमने? मैंने शादी के लिए हाँ इसीलिए की क्योंकि मुझे लगा था कि मंदिर के पुजारी हो आप तो आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी। मेरी भी एक सहेली है जिसकी शादी मंदिर के पुजारी से हुई है, लेकिन अगर आप उसका रहन सहन और घर देख ले तो अमीर लोग भी पीछे रह जाए होंगे, लेकिन मुझे झूठ बोलकर लोगों से पैसे लूटने नहीं आते। अरे मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। उन्होंने मुझे जो दिया है मेरे लिए वही अच्छा है और मैं सुबह के समय तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता। जा रहा हूँ मैं मंदिर। राघव इतना कहकर अपनी पूजा खत्म करके मंदिर जाने के लिए निकल जाता है। समय बीतता है। तभी एक दिन गीता रसोई में खाना बना रही होती है। तभी उसकी सहेली रूपाली वहाँ आती है और उससे कहती है, क्या बना रही हो मैडम? जो भी बना रही हो 2 लोगों के लिए बनाना। आज तो मैं भी खाऊंगी तुम्हारे हाथों का बना हुआ खाना। हाँ हाँ बिल्कुल, आना यार। तूने आने से पहले बताया क्यों नहीं? मैं पहले ही तेरे लिए बना कर रख देती। कोई बात नहीं, वैसे भी तुझे खाना बनाने में टाइम कहाँ लगता है। मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं तुझसे मिलने के लिए आ गई। बहुत अच्छा किया यार, मेरा यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। तू आई तो मुझे अच्छा लगा थोड़ा। और बता, तेरे पुजारी पति के साथ तेरी कैसी कट रही है? खुश तो है ना तू? नहीं यार, मेरे तो सारे सपने ही बिखर गए। मेरे पति को मंदिर के पूजा पाठ करने से ही फुर्सत नहीं है। सच में मेरी लाइफ तो बस कट रही है। ज्यादा मत सोच तू यार, पूजा पाठ करना तेरे पति का काम है, वही उसकी रोजी रोटी है। तुझे उसका सम्मान करना चाहिए। अब जल्दी से कुछ खिला दे, भूख लगी है मुझे। रूपाली की बात सुनकर गीता चुप हो जाती है और रसोई में जाकर 2 थाली में खाना लेकर आती। थोड़ी देर बाद रूपाली खा पीकर अपने घर चली जाती है, जिसके बाद गीता अपने पति के लिए खाना लेकर मंदिर जाती है। राघव उसे देखकर हैरान रह जाता है और कहता है, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो मैं पसंद नहीं हूँ ना, तो फिर मेरे लिए खाना लाने की क्या जरूरत थी? अब अगर आपको इससे भी परेशानी है तो कहिए, वापस ले जाऊं? गरम खाना बनाया था, इसीलिए सोचा आपको खिला दूं। और आपसे कुछ पैसे भी चाहिए थे, घर का कुछ सामान लेना था। नहीं नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। बस मैं तुम्हें ऐसे खाना लाता देख थोड़ा सा हैरान हो गया कि तुम्हें मेरी इतनी परवाह। चलो अगर अब लाई भी हो तो खिला ही दो। और हाँ, रही बात पैसों की, तो वो मेरे पास नहीं है। जब भगवान की कृपा होगी और मेरे पास आएंगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। मुझे तो पहले ही पता था कि आपके पास पैसे नहीं होंगे। हर चीज भगवान के भरोसे बैठकर नहीं मिलती है। अरे मैं तो भगवान के चरणों का सेवक हूँ। मुझे यकीन है जब मुझे जरूरत होगी तो वो मेरी मदद जरूर करेंगे। राघव इतना कहकर गीता के हाथों से टिफिन लेकर खाना निकाल कर खाना शुरू कर देता है। तभी उस मंदिर का मालिक वहाँ आ जाता है और कहता है, नमस्कार पंडित जी, माफ करिए आपको खाते टाइम परेशान कर रहा हूँ। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो मुझे आपसे बात करनी थी। जी बताइए ना, मुझे कोई परेशानी नहीं है। क्या बात करनी है आपको? पहले इनसे मिलिए, ये है मेरी पत्नी गीता। ये तो बहुत अच्छी बात है पंडित जी कि आपकी पत्नी आपके साथ है। कल मैं अपने घर में एक पूजा करवाना चाहता हूँ, यही बात करने आया था मैं आपसे। कल उस पूजा में आप दोनों जोड़े के रूप में बैठकर पूजा पूरी करवा दीजिए तो मुझे बहुत खुशी होगी।
मेरी पत्नी को मेरे पंडित होने से परेशानी है। वो मेरे साथ पूजा में बैठने के लिए कभी तैयार नहीं होगी। अब मैं इन्हें मना कैसे करूं? मेरी इज्जत का सवाल है। राघव मंदिर में खड़ा चुपचाप ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी गीता मंदिर के मालिक को जवाब देते हुए कहती है, आप चिंता मत करिए, हम लोग कल समय से घर आ जाएंगे। आपके घर की पूजा में कोई रुकावट नहीं आएगी। गीता की बात सुनकर वो मालिक वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ राघव हैरान रह जाता है, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि गीता सिर्फ कुछ पाने की लालच में उसके साथ जाने के लिए तैयार थी। अगले दिन दोनों तैयार होकर उसके घर पहुँचते हैं और राघव पूरे विधि विधान से उसके घर की पूजा को संपन्न करवाता है। जिसके बाद वो मालिक एक थाल में पैसे, कपड़े, फल सब लेकर राघव के पास आता है और उसे देता है, लेकिन राघव उसे लेने से मना कर देता है और सभी चीजों को उठाकर मंदिर की दान पेटी में डलवा देता है, जो चीज गीता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और मालिक के जाने के बाद गीता राघव से कहती है, आज पता चला मुझे कि आज तक आप अपना घर क्यों नहीं बना पाए। आप दाता धर्मी ज्यादा हैं, अपनी मेहनत की चीज भी आपसे नहीं ली जाती है। अगर आप उनका दिया हुआ उपहार ले लेते तो क्या बिगड़ जाता? नहीं गीता, मेरी पूजा से मुझे तो कुछ मिला है, वो सब भगवान का है। मेरा हक सिर्फ उन पर है जो पूजा और आरती में चढ़ा हो। मैं उसमें ही संतुष्ट हूँ। उसमें क्या मिलेगा आपको? मैं यहाँ आपके साथ चिल्लर बटोरने नहीं आई हूँ, समझे आप? मुझे आपके साथ यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। गीता राघव को सुना ही रही होती है। तभी उसका मालिक एक बैग भरकर सामान और नोटों की गड्डी लेकर उसके पास आता है और राघव को देखकर उसके पैर छूकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद राघव और गीता भी सामान लेकर अपने घर आ जाते हैं। तभी गीता कहती है, जब आपने थाल का सामान वापस कर दिया तो ये सामान क्यों ले लिया? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ये सब वो सामान है जो लोगों ने मेरी पूजा से खुश होकर मुझे दिया है, और थाल का सामान वो अपनी तरफ से दे रहे थे। दोनों में फर्क है। इस सामान और पैसे में लोगों का प्यार और मेरी मेहनत है, लेकिन उसमें नहीं थी। इसलिए मैं कहता हूँ कि भगवान मुझे जो देता है मेरे लिए वही बहुत है, अब चाहे वो कम हो या ज्यादा। अपने पति की बात सुनकर गीता को अपने बर्ताव पर शर्मिंदगी महसूस होती है, जिसके बाद वो अपने पति से माफी मांगती है और उसकी भावनाओं को समझते हुए उसे दिल से अपनाकर उसके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। शंकर शीशे के सामने खड़ा होकर अपने बालों को काट रहा था, तो वहीं संकेत की पत्नी दीक्षा किचन में खाना बना रही थी। उसी दौरान दीक्षा का फोन, जो कि उसके कमरे में बेड पर रखा होता है, बजता है। उसके फोन स्क्रीन पर डिम्पल नाम आ रहा था। उसके फोन की रिंग सुनकर शंकर का मुंह बन जाता है और वो अपनी पत्नी दीक्षा को आवाज लगाते हुए बोलता है, दीक्षा, तुम्हारा फोन बज रहा है। शंकर, मैं यहाँ खाना बना रही हूँ, आप ही उस फोन को उठा लो ना। वैसे आ किसका रहा है? अरे डिम्पल का आ रहा है, तुम खुद उठा लो। शंकर प्लीज उठा लो ना फोन, मैं अभी यहाँ बिजी हूँ। दीक्षा की बात सुनकर शंकर मुंह बनाते हुए खुद से बोलता है, अब ना जाने ये क्यों फोन कर रही है। शंकर फोन नहीं उठाता और फोन कट जाता है। कुछ देर बाद एक बार फिर दीक्षा का फोन बजता है, पर इस बार शंकर उसका फोन लिए सीधा उसके पास चला जाता है और उसको उसका फोन देते हुए बोलता है, अरे ये लो अपना फोन, मैं नहीं उठा रहा इसका कॉल। शंकर आप भी ना। शंकर दीक्षा की बातों का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चले जाता है। तो वहीं अब दीक्षा डिम्पल का फोन उठाती है। हेलो दीदी, मैं कितनी देर से आपको फोन कर रही थी, फोन क्यों नहीं उठा रही थी आप मेरा? सुबह सुबह ही जीजू के साथ रोमांस शुरू कर दिया क्या? कहाँ डिम्पल, सुबह सुबह पति के साथ रोमांस नहीं बल्कि किचन में पराठों के साथ होता है। किचन में तेरे जीजा जी के लिए नाश्ता और उनका लंच बना रही हूँ। अच्छा ठीक है। वैसे दीदी आज मैं बहुत खुश हूँ, पूछोगी नहीं क्यों? हाँ बता, क्या हुआ? आखिर तू इतनी खुश क्यों है? दीदी मुझे मेरी जॉब से छुट्टी मिल गई और उससे भी बड़ी खुशी ये है कि मैं आपके पास रहने के लिए कुछ दिनों के लिए आ रही हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो कब आ रही है तू? बस 2 दिन बाद। वैसे दीदी मैं काफी समय बाद आऊंगी, तो आप मुझे कहीं बाहर तो घुमाने ले जाएंगी ना? हाँ क्यों नहीं। अच्छा डिम्पल, तेरे जीजू को अभी ऑफिस जाने के लिए देरी हो रही है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ।
दीक्षा अब फोन कट करके अपने पति के पास जाती है और उसको सुबह का नाश्ता परोसते हुए बोलती है। शंकर, तुम्हारी साली डिम्पल आ रही है यहाँ पर। ओफो शंकर, डिम्पल साली है तुम्हारी, तुम उससे इतना कटे कटे क्यों रहते हो? जब भी उसका नाम आता है तुम्हारा मुंह बन जाता है। कब आ रही है वो? बस 2 दिनों बाद। क्या? अब बस 2 दिन बाद? अरे यार। क्या बात है शंकर, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो जैसे तुम्हें उसके यहाँ आने की खुशी ही नहीं हो रही? अरे जीजा साली का रिश्ता ही अनोखा होता है। अब जब साली जीजा से काफी दूर हो, जीजा तो साली के आने का इंतजार करते ही हैं। पर तुम तो ऐसे ठंडा सा रिएक्शन दे रहे हो। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। इतना बोलकर अब शंकर वहां से अपने ऑफिस जाने के लिए अपनी कार में चले जाता है। डिम्पल का नाम सुनते ही शंकर के चेहरे का रंग उड़ चुका था। शंकर ड्राइव करते हुए अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था। ऑफिस जाते जाते उसको अपनी और डिम्पल की पहली मुलाकात याद आती है। आज से 3 साल पहले शंकर दूल्हे की ड्रेस में स्टेज पर अपने हाथों में जयमाला लिए खड़ा था। शंकर दूल्हे वाली ड्रेस में काफी स्मार्ट लग रहा था। सभी की नजर शंकर पर थी। तभी वहाँ डिम्पल आती है और अपने जीजू को देख बोलती है, वाओ जीजू, मानना पड़ेगा, क्या पसंद है दीदी की। सच में आप तो एक नंबर के हॉट बॉय लग रहे हैं। काश दीदी की जगह मैं होती। डिम्पल की बात सुनकर शंकर उसको घूरने लगता है। शंकर को इस तरह घूरते देख डिम्पल हंसते हुए बोलती है, क्या बात है जीजा जी, ऐसे क्यों घूर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं आपको मैं पसंद आ गई और आपने शादी करने का इरादा बदल लिया हो? वैसे मैं आपसे शादी के लिए तैयार हूँ। जब भी आप मुझसे शादी करने को कहेंगे मैं आपसे शादी कर लूंगी। डिम्पल इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। पर शंकर को उसकी ऐसी हरकत देख उस पर बहुत गुस्सा आता है। कुछ देर बाद दीक्षा और शंकर की शादी हो जाती है। विदाई का समय था। दीक्षा सभी से गले मिल रही थी। तभी डिम्पल अपने जीजा शंकर के करीब आती है और उसके कानों में उससे बोलती है, जीजा जी, आज रात आप मेरी दीदी को सोने तो दोगे ना? कहीं पता चले कि रात को आपने मेरी दीदी को सोने ही ना दिया हो। तो ये थी शंकर और डिम्पल की पहली और आखिरी मुलाकात। शंकर अपने ऑफिस में बैठकर काम करने लगता है। इसी तरह से समय गुजरता है और देखते ही देखते 2 दिन गुजर जाते हैं। आज डिम्पल आ रही थी। शंकर डिम्पल को लेने के लिए घर से निकल ही रहा होता है। तभी वो अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे बोलता है, दीक्षा, तुम भी चलो ना एयरपोर्ट। अगर तुम भी साथ होती तो ज्यादा अच्छा होता। ओफो शंकर, आप देख रहे हैं कि कितना काम पड़ा है घर में। अगर तुम्हारे साथ गई तो बहुत देर हो जाएगी, तुम जाओ ना। उदास मन से शंकर एयरपोर्ट चले जाता है। जब तक शंकर एयरपोर्ट पहुंचता तब तक डिम्पल की फ्लाइट भी लैंड कर चुकी थी। डिम्पल एक रेड कलर की मिनी स्कर्ट में खड़ी थी। अब जैसे ही डिम्पल अपने जीजू को देखती है वैसे ही डिम्पल भागती हुई अपने जीजू के गले लग जाती है और उससे बोलती है, जीजू, आप तो पहले से भी ज्यादा हैंडसम हो गए हो। ऐसा भी क्या खिलाती है मेरी दीदी? अब वो डिम्पल, चलो, तुम्हारी बहन तुम्हारा इंतजार कर रही है। शंकर की बात सुनकर डिम्पल कार में बैठ जाती है और थोड़ी देर बाद अब वो लोग घर आ जाते हैं। समय गुजरता है और डिम्पल की अपने जीजा के प्रति बेशर्मी बढ़ती ही जाती है। वो कभी अपने जीजा को बातों ही बातों में छेड़ती तो कभी मजाक बनाकर छेड़ती। ऐसे ही एक रात दीक्षा और शंकर देर रात अपने घर आते हैं, जहाँ वो देखते हैं डिम्पल के चारों तरफ दारू की बोतल है और नशे में डिम्पल किसी से फोन पर चीख चीख कर बात कर रही है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने मुझे धोखा कैसे दिया? मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। डिम्पल की ऐसी हालत देख दीक्षा शंकर से बोलती है, हे भगवान, क्या हालत कर रखी है इस लड़की ने खुद की। डिम्पल, ये क्या हालत बना रखी है तूने खुद की। दीदी वो चला गया, मैं उसको नहीं रोक पाई। धोखा दे दिया उसने मुझे। कुछ नहीं हुआ डिम्पल, शांत हो जाओ। शंकर, आप इसे उठाओ और इसके कमरे में ले चलो। मैं अभी इसके लिए नींबू पानी लेकर आती हूँ। इतना बोलकर दीक्षा वहाँ से चली जाती है। तो वहीं जब शंकर अपनी साली को उठाने के लिए जाता है तब डिम्पल शंकर से बोलती है, जीजा जी, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उस कमीने ने तो मुझे छोड़ दिया, पर आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ ना। मैं आपको सारी खुशियाँ दूंगी जो दीदी आपको देती है। आपका खाना, कपड़े सब साफ कर दूंगी।
आप मुझे अपना लो। डिम्पल, तुम पागल हो गई हो क्या? ये कैसी घटिया किस्म की बातें कर रही हो? मैं घटिया नहीं हूँ, तुमने भी घटिया बोला, उसने भी। मैं पागल नहीं हूँ। हे भगवान, ये क्या कर लिया इसने खुद को? दीक्षा, दीक्षा! हे भगवान, क्या हो गया? क्या कर लिया इस पागल लड़की ने? मेरी बीवी की बहन बेशरम है ये तो मैं जानता था, पर वो पागल भी है ये नहीं पता था मुझे। ये सब बातें बाद में करना, पहले इसको हॉस्पिटल लेकर चलो। दीक्षा की बात सुनकर शंकर उसको अपनी गोद में उठाता है और उसको हॉस्पिटल ले जाता है और अपनी बीवी को उसकी बहन के बारे में सब कुछ बता देता है। ये सुनकर दीक्षा को बहुत दुख होता है, पर वो करती भी तो क्या, डिम्पल उसकी सगी बहन थी, बस इसलिए वो उसको अपनी छोटी बहन समझकर माफ कर देती है। तो वहीं डिम्पल को जब होश आता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। खुद को हॉस्पिटल में ऐसी हालत। मुझे माफ कर दो दीदी और जीजू, शायद मैं प्यार में पागल हो चुकी थी और जब मुझे मेरा प्यार नहीं मिला तो मैं तुम्हारे पीछे पागल हो चुकी थी। मैं तुमको पाना चाहती थी, पर अब मुझे समझ आ गया कि सच्चा प्यार उसकी खुशी में खुश होना होता है, ना कि उसको जबरदस्ती पाने में होता है। कोई बात नहीं डिम्पल, तुम्हें पछतावा है बस, और क्या चाहिए हमें। डिम्पल, तुम बस खुश रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। इतना सुनकर डिम्पल फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन डिम्पल को दीक्षा और शंकर काफी अच्छे से संभाल लेते हैं। समय यूं ही गुजरता है और समय के साथ डिम्पल पूरी तरह ठीक हो जाती है। ठीक होने के बाद डिम्पल वापस अपने घर चले जाती है, तो वहीं दीक्षा और शंकर एक बार फिर अपना खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।